स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आपसे असंभवता का सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, जिसको नैराश्य का सिद्धांत भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जिसका प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 56 में बताया गया है। सेक्शन 56 में ये 3 पैराग्राफ हैं जो कि बहुत ही विस्तार से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री एग्जाम में भी आता है, मेंस एग्जाम में भी आता है और इंटरव्यू में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले यानी कि विफलता का सिद्धांत क्यों है, इसके बारे में मैं आपसे 56(2) के अंदर बताऊंगा। पहले मैं इसका पैरा 56 का पैरा 1 बताता हूँ, जिसमें कि पक्षकार एक ऐसा करार करते हैं जो कि पक्षकार जानते हैं उस समय कि ये करार जो संविदा का रूप कभी ले ही नहीं पाएगा। तो ऐसा करार यानी कि पूर्ववर्ती असंभवता से संबंधित है, केवल एग्रीमेंट है वहाँ पर, और संविदा का रूप ले ही नहीं पाता। तो वहाँ पर जो है ऐसा करार शून्य माना जाता है, यानी कि प्रथम पैरे में एग्रीमेंट शून्य है। जैसे कि ए एक जादूगर बी से कहता है कि मैं करार करता है कि मैं जो है जादू से गुप्त खजाने को निकाल दूंगा, ये असंभव है। या ए व्यक्ति बी से कहता है कि जो सी व्यक्ति मर चुका है मैं उसको जीवित कर दूंगा, तो ये कार्य असंभव है, इसीलिए ये संविदा का कभी रूप ले ही नहीं पाते। तो पूर्ववर्ती असंभवता के बारे में पैराग्राफ 1 बताता है। पैरा 2 में यानी कि 56 के 2 में विफलता के सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि जब पक्षकार संविदा करते हैं उस समय वहाँ पर किसी प्रकार की कोई नियोग्यता नहीं होती, यानी कि संविदा का पालन हो सकता है। लेकिन पश्चातवर्ती घटनाक्रम में यह पश्चातवर्ती असंभवता है, यानी कि उस समय जिस समय की वे संविदा कर रहे थे उस समय कोई नियोग्यता नहीं थी, किसी पक्षकारों में या विषय वस्तु के बारे में कोई नियोग्यता नहीं थी। लेकिन पश्चातवर्ती घटनाक्रम में वह अस्तित्व में नहीं रहती, इसीलिए संविदा जो पक्षकारों ने की थी वो असंभव हो जाती है, यानी कि उसका पालन नहीं हो सकता। जैसे कि ए और बी ने आपस में शादी करने की एक संविदा की निश्चित तिथि को, मान लो 1/2/2024 को एक संविदा की और ये कहा कि हमारी शादी 1/5/2024 को तय होगी। तो यहाँ शादी से पूर्व ही बी पागल हो जाती है। तो यहाँ क्योंकि संविदा का पालन नहीं था, कोई विकर्चित व्यक्ति से या पागल व्यक्ति से शादी क्यों करेगा, तो संविदा जो है यहाँ असंभव हो जाती है, उसकी पूर्ति यानी कि शादी नहीं हो सकती। इसीलिए इसको पश्चातवर्ती असंभवता कहते हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती असंभवता पैरा 1 में है और यहाँ पैरा 2 में पश्चातवर्ती असंभवता है, जिसको विफलता का सिद्धांत या नैराश्य का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि संविदा करते समय सही है लेकिन बाद में नहीं हो पाई। अब तीसरा पैरा इसके बारे में बताता है कि जहां पर वचनदाता इस बात को जानता है कि संविदा का पालन नहीं हो सकता, लेकिन वचनग्रहीता इस बात से अनभिज्ञ होता है। वो जानता है कि ये हो जाएगी, क्या नाम, इसकी फुलफिल हो जाएगी, लेकिन वचनदाता जानता है कि ये पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो वहां वचनदाता वचनग्रहीता को कंपनसेशन यानी कि प्रतिकर देगा। देखिए ए और बी में ही एक विवाह की संविदा होती है कि हम विवाह करेंगे। ए लड़का है और बी लड़की है। ए पहले से ही सी से शादीशुदा है। उस विधि के अधीन यानी कि हिंदू विधि मान लो, हिंदू विधि के अधीन ए जो है क्या नाम, हिंदू विधि के अधीन ए दूसरी शादी बी से नहीं कर सकता, क्योंकि बहुपत्नीत्व के अंतर्गत या द्विविवाह विवाह के अंतर्गत जो है आईपीसी की सेक्शन 494 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। लेकिन बी इस बात से अनभिज्ञ है कि ए ने सी से शादी कर रखी है, यानी कि वचनदाता जानता है लेकिन वचनग्रहीता नहीं जानता, और ए जो है अब बी से शादी नहीं कर रहा, वचन तो दे दिया
कि करूँगा शादी, लेकिन बाद में नहीं कर रहा, तो फिर बी जो है इससे कंपनसेशन प्राप्त करने की अधिकारी है, कंपनसेशन प्राप्त करने की अधिकारी होती है, यहाँ पर पैरा 3 में। अब हम बात करते हैं कि ये विफलता का सिद्धांत जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ। इंग्लिश लॉ में टेलर वर्सेस कार्डवेल का केस आया था, टेलर वर्सेस कार्डवेल। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इस केस में ये था कि एक संगीत समारोह आयोजित किया जाना था और वो एक हॉल का उसमें प्रबंध करना था। हॉल का प्रबंध भी होगा, सब चीज़ होगी और निश्चित तिथि होगी कि फला तारीख को यहाँ पर संगीत समारोह होगा। उस समय संविदा वैध थी, कोई किसी प्रकार की वस्तु में या व्यक्ति में निर्योग्यता नहीं थी, लेकिन जैसा कि 1/5/2024 को ही होना था संगीत समारोह, यहाँ पर जो है 30/4/2024 को वो हॉल जलकर राख हो गया। अब जो है यहाँ पर विफलता होगी, भाई उसमें तो कर नहीं सकते, एक दिन में कोई व्यक्ति नहीं है कि उसको हॉल को निर्माण करके दोबारा से बना देगा, उसके लिए समय चाहिए। तो यहाँ संविदा का पालन असंभव हो गया, इसीलिए संविदा शून्य होगी और दोनों पक्षकार जो है अपने अपने दायित्व से मुक्त होंगे। ये 56(2) के अंतर्गत जो है इसको इम्पोर्ट किया गया वहाँ से, अंग्रेजी विधि में से। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है इसके आधार आएंगे कि किन आधारों पर संविदा शून्य होती है, यानी कि विफलता का सिद्धांत लागू हो सकता है। पहला है विषय वस्तु का नष्ट होना। जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, नष्ट होना। जब विषय वस्तु ही नष्ट होगी तो संविदा का पालन असंभव हो गया और संविदा जो है शून्य हो जाती है। ये हम टेलर वर्सेस कार्डवेल का केस में ले लें। हवेल वर्सेस कूपलैंड का केस भी इसमें है। इसमें तो मैंने बताया दिया आपसे टेलर। इसमें हवेल वर्सेस कूपलैंड के मामले में था कि वादी ने प्रतिवादी के साथ एक संविदा की कि मैं जितना भी आपके खेत में आलू का उत्पादन होगा उस सब को खरीदूंगा। संविदा होगी, लेकिन जब आलू की फसल पक्का तैयार हुई तो उससे पूर्व ही इतनी ओलावृष्टि हुई जिससे कि सब आलू जो है गल गया, तो वहां पर जो है संविदा पूर्ति नहीं हो सकती थी, तो संविदा अब असंभव होगी। आलू कहाँ से दे व्यक्ति, तो यहाँ विफलता के सिद्धांत के अंतर्गत ये संविदा शून्य हो जाती है और पक्षकार अपने अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है संविदा के पक्षकारों की मृत्यु या अक्षमता। संविदा के पक्षकारों की मृत्यु या अक्षमता। भाई अगर पक्षकारों ने कोई संविदा की कि मैं आपके यहाँ गाना गाऊंगा, डांस करूंगा, आदि आदि कोई भी कार्य करने की संविदा कर ली और उस निश्चित तिथि से पूरी वह पक्षकार मर जाता है या वह जो है बीमार हो जाता है, जिस कारण जो है वह संविदा को की पूर्ति नहीं कर सकता, तो यहाँ जब संविदा का पालन ही नहीं हुआ तो संविदा असंभवता के अंतर्गत शून्य हो जाती है। इसमें केस है रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन। रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन। इसमें जो है एक ये महिला थी जो पियानो बजाने की उच्च कोटि कलाकार थी और उसने जो है किसी समारोह में पियानो बजाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जिस दिन पियानो बजानी थी उस दिन से पूरी वह इतनी बीमार होगी कि वो चलने फिरने में बोलने में असमर्थ होगी, तो संविदा शून्य होगी। डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। किसी विशेष घटना का घटित न होना। तीसरा है किसी विशेष घटना का घटित न होना।
इसमें जो है क्रेन वर्सेस हेनरी का केस है। इंग्लैंड में राजा का राज्याभिषेक होना था और सड़कों पर उसका विशेष समारोह आयोजित किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश जो है वह बीमार हो गया। बीमार होने के कारण राज्याभिषेक का जो दिन था वो टाल दिया गया, क्योंकि समारोह नहीं हो सकता था, बीमार आदमी कैसे समारोह करेंगे। तो वहाँ पर जो है इसने हेनरी ने एक मकान जो है कमरा किराए पे लिया था कि मैं यहाँ बैठ के राज्य का जो राजा गुजरेगा यहाँ ने उसका जो है समारोह को देखूंगी। लेकिन राजा बीमार हो गया, समारोह नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो है ये असंभव हो गया। अब इसका किराया जो है ये मकान मालिक नहीं ले सकता, इसके बारे में बताया गया था भाई। चौथा है विधि के परिवर्तन या सरकार के हस्तक्षेप द्वारा। विधि के परिवर्तन या सरकार का हस्तक्षेप। देखो भाई, उत्तर प्रदेश में जो पेड़ हैं उनकी कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं था जिस समय की पक्षकारों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश शासन ने यह आदेश जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश से किसी भी पेड़ को न काटा जाए। तो वहां पर जो है जैसे आदेश कर दिया और पेड़ अभी कटे थे, तो ये आदेश जो प्रभावी होगा, क्योंकि सरकार का ने विधि में परिवर्तन कर दिया, तो आप पेड़ नहीं कटेंगे, तो कार्य जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो असंभव होगा, इसलिए शून्य माना जाएगा। इसी प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का अगर अस्थायी हस्तक्षेप है, अस्थायी नहीं, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट अगर हस्तक्षेप है तो ये असंभवता का सिद्धांत लागू होगा। अगर केवल टेम्परेरी रूप से हस्तक्षेप कर रखा तो वहां पर जो है ये लागू नहीं होगा। इसी पर जो है महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगली नाम AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगली राम AIR 1954 SC। इसमें कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ जमीनें जो खाली पड़ी थी वहाँ फौजियों के टेंट लगा दिए गए और वादी और प्रतिवादी ने उनको बेचने खरीदने की सुविधा की थी। तो वहाँ पर वादी ने जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को असंभवता के आधार पर शून्य घोषित कराना चाहा कि अब इसका पालन नहीं हो सकता। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार का हस्तक्षेप परमानेंट है, स्थायी है, तो वहाँ तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत लागू होगा, लेकिन अगर उसका टेम्परेरी है तो वहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि जो युद्ध के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जो सैनिक इकट्ठे किए थे उस प्लॉट पर, उस कॉलोनी में, वे केवल अस्थायी रूप से थे, टेम्परेरी रूप से थे, इसीलिए असंभवता का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप जो परमानेंट नहीं था। लास्ट है इसमें युद्ध। अगर दो देशों के व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो दोनों देशों के मध्य युद्ध हो जाता है, तो युद्ध होने पर जो है वहाँ जो उनके मध्य संविधाएं हैं उनका पालन असंभव हो जाता है। तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट जब असंभव हो गया तो उसका पालन भी असंभव हो गया, जब असंभव हो गया तो संविधा शून्य मानी जाती है। तो इस प्रकार से विफलता का सिद्धांत निरस्य या असंभव एहतजाज या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।